हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के इस नए सेशन में दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का प्रश्न देखेंगे हम लोग बेहद ही इम्पोर्टेंट जो कि रिवीजन के दृष्टिकोण से यहाँ पे आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए दोस्तों आप लोग बने रहिए हमारे साथ अंत तक और जितने भी प्रश्न मैंने शामिल किया है यानी कि 30 के 30 वो टोटल के टोटल इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में जो पूछे जाएँगे बस वही सब प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे। तो आप लोग जो है हमारे साथ देख लीजिए और सबसे पहले बड़ी बात जो कि अगर आप लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं या फिर पहले से ही जुड़े हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्नों को शुरू करेंगे दोस्त। हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, इनमें से कौन भरत के काकू के प्रकार हैं? देखिए भरत यहाँ पे, ठीक है, तो भरत के काकू के प्रकार हैं तो यहाँ पे कौन सा, क्या संन्यास, निराकांक्ष, अंतर्मार्ग, क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब क्या रहेगा? इसका जो जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा, काकू के प्रकार पूछ रहा है ना भरत का, तो यहाँ पे संन्यास और अंतर्मार्ग नहीं होगा। जो होगा यहाँ पे आंसर हमारा वो हो जाएगा आपका निराकांक्ष, क्योंकि भरत ने दो प्रकार के काकू बताए हैं। एक तो है आपका साकांक्ष, ठीक है, एक आपका साकांक्ष और दूसरा काकू का क्या नाम है जो कि आपका लिखा हुआ है यहाँ पे निराकांक्ष, ठीक है। और ये संन्यास क्या है और अंतर्मार्ग क्या है, तो मैं बता दूं कि भरत ने जाति के जो लक्षण माने थे वो 10 माने थे, लेकिन सारंग देव ने कितने माने हैं? 13 माने हैं। तो यही तीन जो बढ़ा हुआ है इसमें कौन सा बढ़ गया, तो संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग आपका बढ़ जाता है। तो ये वही संन्यास और अंतर्मार्ग ये वही वाला है और यहाँ पे जवाब क्या हो गया क्वेश्चन के हिसाब से, काकू के प्रकार, तो यहाँ पे जवाब हो गया निराकांक्ष, ठीक है। और पहला एक और होता है साकांक्ष, तो भरत ने दो प्रकार के काकू बताए हैं। चलिए अब देखेंगे दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है कि ओमकार नाथ ठाकुर ने श्रुतियों के बीच के अंतराल को क्या कहा है? क्या कोमा लीमा लघु या क ख ग या फिर सा म प? तो क्या कहा है, देखिए ओमकार नाथ ठाकुर ने, देखिए क ख ग जो आप देख रहे हैं ये जो कहा है आपके कौन कहे हैं, तो श्रुति दर्पण के आविष्कारक यानी कि जो है वो आपके आचार्य कौन है, आचार्य बृहस्पति, ठीक है, आचार्य बृहस्पति जो हैं ये जो है यही कहे हैं क ख ग जो माना है इन्होंने श्रुतियों के बीच के अंतराल को, ठीक है। तो क ख ग उनका क्लियर हो गया। अब देखेंगे ओमकार नाथ ठाकुर ने क्या कहा है, तो ऐसे तो एक ऑप्शन यहाँ पे खत्म, सामा प भी नहीं होगा, तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोमा लीमा और लघु, ठीक है। इसके भी उन्होंने क्या किए हैं दोस्तों, मान बताए हैं कि कोमा लीमा और लघु के कितने मान हो जाएंगे। तो देखिए जैसा कि कोमा ये आपके 81/80 इसका मान माने हैं, ठीक है, 81/80। और ये हम लीमा की अगर हम बात कर लें तो ये आपके कितने हो जाएंगे, लीमा की अगर हम बात करते हैं तो लीमा का मान हो जाता है 256/243, ये मान माने हैं, ठीक है। लघु की अगर हम बात कर लेंगे तो ये मान कितने माने हैं भाई, ये माने हैं कितने, तो आपके 25/24, तो 25/24 ये मान है इनका ओंकारनाथ ठाकुर जी के द्वारा। तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो कोमा, लीमा और लघु इन्होंने कहा है श्रुति के बीच के अंतराल को, और क ख ग किसने कहा है मैंने आपको बता दिया। तो क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न की प्रबंध के कितने अंग हैं? तो भैया प्रबंध के जो अंग माने जाते हैं वो कितने, क्या चार? नहीं, चार क्या होते हैं, चार धातु होते हैं, ठीक है। क्या छह? जी हाँ बिल्कुल छह, क्योंकि ये जो है प्रबंध के अंग जो हैं आपके छह ही हो जाएंगे। इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें अगर बात करेंगे कौन कौन सा, तो एक होता है आपका स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ और छठा क्या होता है, ताल, ठीक है। स्वर, विरुद्ध, ठीक है, मैं लिख ही देता हूं, स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, ठीक है, पाठ और ताल, ये आपके 6 हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, प्रबंध के अंग हो जाते हैं, 6 अंग, ठीक है। और चार धातु, भैया आप लोग में से कोई भी जानते हैं इस चीज को कि प्रबंध के जो चार धातु हैं वो क्या क्या है, उसके नाम लिखकर जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में, कोई भी ऐसे हैं जो जानते हैं इस चीज को तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, चौथा नंबर प्रश्न हमारा है, अगर किसी पाश्चात्य ताल के प्रत्येक विभाग में क्या हो, दो दो मात्राएं हो, ठीक है, प्रत्येक विभाग में क्या हो, दो दो मात्राएं हो, तो वह क्या कहलाता है भाई, वह कहलाता है क्या,
ट्रिपल टाइम, ड्रुपल टाइम या क्वाड्रुपल टाइम? तो इसका जो जवाब होगा, सिंपल जवाब है इसका, आपका हो जाएगा ड्रुपल टाइम, क्योंकि ये 2-2 मात्रा है, ठीक है? प्रत्येक विभाग में क्या है? 2-2 मात्रा है मेरे दोस्त, इसलिए आपका ड्रुपल टाइम इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों देखिए, आप लोग को अगर सेशन अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप लोग जो है अपना प्यार जो है जता दीजिएगा, लाइक वाला बटन जो है आप लोग दबा दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को भी शेयर कर दिया कीजिएगा। 5वां नंबर प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पे, प्रश्न है हमारा, पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर को क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पे क्या है, शुद्ध स्वर सप्तक अगर जोड़ देता तो क्या हो जाता? तब हो जाता वो ऑक्टेव, ठीक है? और तब क्या होता? ऑक्टेव होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, शुद्ध स्वर केवल है, तो यहाँ इसका जो जवाब रहेगा क्या हो जाएगा? ये आपका जवाब हो जाएगा नेचुरल नोट, ठीक है? नेचुरल नोट। शार्प किसे कहेंगे? तो शार्प किसको कहेंगे? शार्प जो होता है वो तीव्र होता है। हम जिसको यहाँ तीव्र कहते हैं उसको वहां शार्प कहा जाता है। फ्लैट नोट ये क्या होता है? ये आपका होता है कोमल, ठीक है? कोमल होता है, जिसको हम लोग कोमल कहते हैं, वहां पे फ्लैट नोट कहा जाता है उस चीज को। तो जवाब शुद्ध स्वर को नेचुरल नोट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 6 हमारा प्रश्न क्या पूछेगा यहाँ पे, मुनव्वर अली खां किस घराने के कलाकार हैं? तो मुनव्वर अली खां के बारे में अगर बात किया जाए तो क्या वो पंजाब के हैं, पटियाला के हैं या फिर ग्वालियर के हैं? इसका जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? तो मैं बता दूं कि मुनव्वर अली खां कौन है भाई? ये आपके जो बड़े गुलाम अली खां साहब हैं, बड़े गुलाम अली खां साहब जो हैं, इनके पुत्र हैं, ठीक है? इनके कौन है? पुत्र हैं। पुत्र कौन है? तो मुनव्वर अली खां है। तो भाई बड़े गुलाम अली खां का घराना आप लोग को तो पता ही होगा, बहुत बार आप लोग को रटवाए हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो जो बता दीजिए, तो यहाँ पे घराना कौन सा हो जाएगा? इसका जवाब जो हो जाएगा नंबर 6 का, ये आपका पटियाला ही हो जाएगा। पिता और पुत्र दोनों एक ही घराने से, पटियाला घराने से हैं, ठीक है? चलिए, एक चीज दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा, वो एक है उस्ताद अल्लाह रखा, जो कि आपके तबला वादक हैं, अल्लाह रखा। इनका घराना आप लोग जरा सा कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि इनका कौन सा घराना है, ठीक है? वैसे दो ही ऑप्शन आप लोग को दे देता हूं, क्या पंजाब और पटियाला, दो में से कौन सा एक घराना है इनका अल्लाह रखा जी का? कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे देख लें, अगला प्रश्न हमारा 7वां नंबर, कर्नाटक संगीत में शुद्ध ध, ठीक है? ध कैसा है हमारा? धैवत कैसा है? शुद्ध है। शुद्ध ध को किस नाम से जानते हैं? क्या शुद्ध निषाद या कैसिक नी या फिर काकली निषाद? तो क्या कहते हैं, तो आपको बताना है इसमें। तो इसका जो जवाब हो जाएगा, शुद्ध ध जो है आपका पूछा जा रहा है ना, तो इसका हो जाएगा शुद्ध ध का शुद्ध नी हो जाएगा, ठीक है? शुद्ध नी यानी निषाद कह लें, शुद्ध निषाद कह लें, तो वहां का जो है कर्नाटक में शुद्ध जो ध कहलाता है, हमारे यहाँ का नी हो जाता है, शुद्ध नी हो जाता है, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असुमेलित है? असुमेलित वाले को चयन करना है, क्या झप ताल है, सूल ताल है या फिर आपका रूपक ताल है? देखिए, हम बहुतों तरह से जो है क्या कर सकते हैं, असुमेलित का चयन कर सकते हैं दिमाग लगाकर। तो यहाँ क्या देखेंगे, सिंपली हमें किस तरह से दिख रहा है ये चीज देखना होगा। झप ताल, सबसे पहले मात्रा की तरफ चलेंगे, मात्रा 10, सूल ताल मात्रा 10, ठीक है? रूपक ताल यहाँ पे क्या होगा, मात्रा 7। तो ये भाई आपके भिन्न हो गए ना। अगर मान लीजिए कि तीनों का मात्रा 10-10 हो जाता, तब हम बढ़ते विभाग की तरफ। अगर विभाग भी बराबर हो जाते, तब हम बढ़ते किसके तरफ? बोल की तरफ। तो इस तरह से जो है आप अंतर समझ सकते हैं, अंतर जो आपको क्लियर करना है। तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूपक ताल। और रूपक ताल ऐसा ताल है जिसमें कि क्या होते हैं, पहली मात्रा इसकी क्या होती है? पहली मात्रा भाई खाली होती है, ठीक है? पहली मात्रा खाली होती है इसकी। और झपताल में 10 मात्रा, विभाग बताएंगे आप लोग कि कितने विभाग, सूलताल 10 मात्रा और विभाग बताएंगे आप लोग कितने विभाग। हमारे साथ दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए, जवाब भी बिल्कुल देते चलिए, ताकि जो प्रश्न नहीं भी है उसका भी आप लोग को जो है रिवीजन होता चला जाए, ठीक है? चलिए नंबर 9 अब प्रश्न है यहाँ पे कि सिंह भूपाल ने किस ग्रंथ पर टीका लिखी है? देखिए, सिंह भूपाल के बारे में बात किया जा रहा है भाई। सिंह भूपाल जो है किस ग्रंथ पे टीका लिखा है? तो क्या संगीत रत्नाकर है, नाट्य शास्त्र है या संगीत पारिजात है? तो दोस्तों यहाँ पे जो जवाब होगा, यहाँ पे क्या जवाब रहेगा आपका? इसका जवाब हो जाएगा 13वीं सदी का ग्रंथ जो है आपका कौन सा? संगीत रत्नाकर। सारंगदेव जी का जो ग्रंथ है उसी पे जो लिखा गया है आपका ये टीका। वो लिखने वाले टीकाकार कौन है? एक तो आपके सिंह भूपाल हैं, दूसरे आपके कल्लीनाथ हैं और तीसरे कौन? एक आपका केशव भी माना जाता है, केशवनाथ, ठीक है? ये भी माना जाता है। तो क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 10 हमारा प्रश्न है कि नारद मुनि ने कितने अलंकार बताए हैं? नारद मुनि ने कितने अलंकार
बताए हैं। इसका जवाब देना है, ये जो हमारा क्या होगा, तो ये आपका क्या होगा, 33 जो माना है, 33 अलंकार वो किसने, तो मतंग ने माने हैं भाई, मतंग ने 33 अलंकार माने हैं। 66 जो है ये श्रुति माने हैं, किसने, तो कोहल ने। श्रुति किसने भाई, तो कोहल ने, ठीक है, कोहल ने। 19 क्या है, तो 19 यही 19 जो आपको दिख रहा है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारद मुनि ने अलंकार बताए हैं, ठीक है। नारद मुनि ने कितने अलंकार बताए हैं, तो 19 अलंकार बताए हैं, ये आपको क्लियर रखना है। और मतंग 33 अलंकार और 66 श्रुति जो है कोहल, ठीक है। चलिए आगे देख लें 11 नंबर का प्रश्न कि वी एस कसालकर जी किस घराने से संबंधित व्यक्ति हैं या फिर कलाकार हैं। तो वी एस कसालकर जो हैं ये घराना बताना है, इनका घराना कौन सा हो जाएगा, क्या दरभंगा, नहीं राम चतुर गया, नहीं बलराम पाठक, ये क्या ग्वालियर, जी हाँ बिल्कुल ग्वालियर हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो प्रमुख प्रमुख कलाकार थे उनका मैंने नाम ले लिया, ठीक है। तो दरभंगा राम चतुर मलिक जानते हैं, गया जो है बलराम पाठक नाम जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा वी एस कसालकर जी, ग्वालियर घराने। इनके गुरु कौन हो जाएंगे, गुरु तो ओमकारनाथ, ये सॉरी माफ कीजिएगा, ओमकारनाथ ठाकुर और कसालकर जी का गुरु दोनों का कौन थे, ये दोनों के गुरु जो थे आपके कौन थे, विष्णु दिगंबर पलूस्कर थे, ठीक है, पलूस्कर, क्लियर। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न की तरफ। 12 नंबर प्रश्न है कि विलायत खां का संबंध किस घराने से है। विलायत, विलायत खां जहां के आपके कौन है, सराफत खां और लताफत खां भी। तो यहाँ पे जो है घराना इनका पूछा जा रहा है कि विलायत खां का संबंध किस घराने से है। तो घराना क्या, मेवाती घराना, जयपुर घराना या आगरा घराना। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम मेवाती की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके जो भाव रंग ये क्या बोलते हैं, बलवंत राय भट्ट, यानी भाव रंग लहरी जिनको जाना जाता है, तो बलवंत राय भट्ट, ठीक है, बलवंत बलवंत राय भट्ट, ये आपके कहाँ से, मेवाती घराना। जयपुर, जयपुर घराना से अगर बात कर लेंगे तो ये आप लोग जानते हैं अलादिया खां का घराना है। और ये यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा विलायत खां का संबंध, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आगरा घराना इसका संबंधित हो जाएगा। तो विलायत खां का संबंध आगरा घराना यानी कि फयाज खां के घराने से संबंध रखते हैं ये, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 13 नंबर प्रश्न हमारा है कि बेदी की ललित राग के रचनाकार कौन है। तो बेदी की ललित, वेदी की ललित राग के रचनाकार क्या विनायक राव पटवर्धन, सुल्तान हुसैन सरकी या फिर दिलीप चंद्र बेदी। तो बेदी से बेदी यानी कि आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी, दिलीप चंद्र बेदी, ठीक है। सुल्तान हुसैन सरकी ने किस राग की रचना की है, इसका जवाब आप लोग को देना है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए आपसे जवाब पूछना तो बनता है। विनायक राव पटवर्धन ये जो है ये क्या किए हैं, ये जो है इन्होंने कितने रागांग माने हैं, ये भी आप लोग को बताना है कि विनायक राव पटवर्धन कितने रागांग माने हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है कमेंट किया कीजिए, कमेंट में जवाब दिया कीजिए। इससे क्या होता है कि आप जब कमेंट करेंगे तो आपके जो माइंड में जो स्टोर करने की जो क्षमता होती है, जितने दिन की वैलिडिटी मतलब मान लीजिए समाप्त ही होने वाली होती है, तो वो वैलिडिटी आपके माइंड में दुगनी हो जाती है, तिगनी हो जाती है। इसीलिए मैं ये आपको प्रेशराइज करता हूं कि आप लोग जवाब दिया कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर, राग रागनी वर्गीकरण के कितने मत प्रचलित थे। तो राग रागनी वर्गीकरण ऐसा किसने किया था, तो भाई तो इसका जवाब क्या होगा, नारद, ठीक है, नारद। राग रागनी वर्गीकरण जो था आपके संगीत मकरंद में था, मकरंद में बताया गया था, किसके द्वारा, नारद जी के द्वारा बताया गया था। तो पूछ रहा है कितने मत प्रचलित थे। तो मत यहाँ पे जो प्रचलित थे ये आपके 4 मत प्रचलित थे, ऑप्शन नंबर बी 4 मत। मत जो है हम मत भी करवा चुके हैं कि 4 मत कौन सा है, आप लोग इसको भी जो है जरा सा कमेंट करके बता दीजिएगा। और रिवीजन के दृष्टिकोण से जो है यह सेशन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है, क्योंकि विस्तृत जो है यहाँ पे आप लोग के लिए चर्च भी कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो बता चुके हैं उससे आपका आपके लिए सवाल भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग का सारे तरह से यानी कि एक तरह से टेस्ट भी हो रहा है और जानकारी भी मिल रही है, ठीक है। चलिए तो 4 प्रकार के थे, तो हम चलिए बता ही देते हैं भाई। एक तो आपके थे भरत मत, दूसरा था हनुमान मत, ठीक है, हनुमान मत, फिर था शिव मत, और क्या था, कृष्ण मत। कृष्ण को कल्लीनाथ मत भी कहते हैं और शिव को सोमेश्वर मत भी कहते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो 4 प्रकार के यही मत थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 15 नंबर, भवाई गीत के साथ इनमें से किस वाद्य की संगति होती है। तो भवाई गीत क्या एक तारा, दो तारा या फिर डफ। तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है भवाई गीत ये जो है आपके अगर हम बात करेंगे तो ये एक तारा दो तारा जो ऐसा एक है जो कि बंगाल में काफी प्रचलित
जो है लोकवाद्य है। तो ये कौन-सा है? तो इसका जो भवाई गीत जो है, इनमें जो साथ में जो वाद्य बजाए जाते हैं, इसके साथ कौन-सा? तो इसका जवाब हो जाएगा 15 नंबर का आपका दो तारा, जो कि बंगाल में काफ़ी फ़ेमस है। ठीक है? दो तारा। चलिए, आगे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न है कि एस.एन. रतनजनकर के गुरु कौन थे? क्या विष्णु दिगंबर पलुस्कर, भातखंडे या चिलकरंजीकर? इसका जो जवाब होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भातखंडे जी। तो एस.एन. रतनजनकर के गुरु कौन थे? भातखंडे। ठीक है? विष्णु नारायण भातखंडे, जिनको कि चतुर पंडित के नाम से भी जानते थे, इनका उपनाम। और एक दूसरा था विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा के नाम से भी इनको जाना जाता था। किनको? भातखंडे जी को। ठीक है? चलिए, आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है 17 नंबर कि राग रागिनी वर्गीकरण का आधार ग्रंथ किसे माना जाता है। देखिए, प्रश्न यहाँ पे भी शामिल है और मैंने ऊपर भी आप लोगों को बता दिया, इसका जवाब तो आप यूं ही दे सकते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सीधा सीधा हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संगीत मकरंद, जो कि नारद के द्वारा लिखा गया है। नारद के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि 7वीं सदी का ये ग्रंथ माना जाता है। बाकी एग्जैक्ट क्या है, वो कहीं पे कुछ ना कुछ भिन्न थोड़ा सा आप लोग को अलग-अलग प्रकार की पुस्तकों में अलग-अलग देखने को मिल जाता है। तो इसलिए जो है इसका जो है देखकर चलना है, 7वीं शताब्दी जो है ज़्यादातर पुस्तकें देती है। ठीक है? चलिए, अब देखेंगे अगला प्रश्न 18 नंबर, इनमें से कौन भातखंडे जी के शिष्य नहीं है? यहाँ पे देखिए, ऐसा प्रश्न जब आएगा तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, लेकिन कन्फ्यूज़न को क्रिएट नहीं करना है, आपको याद कर लेना है। तो 18 नंबर जो प्रश्न है हमारा, भातखंडे जी का शिष्य नहीं है। देखिए, एक तो आपके ओंकारनाथ ठाकुर हैं, दूसरा सरस्वती देवी देवी हैं और वाडीलाल हैं। तो आपका यहाँ पे जो जवाब होगा, ये जवाब क्या रहने वाला है? इसका जवाब हो जाएगा नहीं, है ना? तो ये आपके ओमकारनाथ ठाकुर नहीं है, क्योंकि ये पलूस्कर के शिष्य थे। पलूस्कर जी के क्या थे? पलूस्कर जी के शिष्य थे। ठीक है? तो इसलिए सरस्वती देवी और वाडीलाल ये किसके शिष्य हैं? तो भातखंडे जी के शिष्य हैं। ऊपर मैंने एक और बताया, एस.एन. रतनजनकर, तो वो भी इन्हीं के शिष्य हैं। आगे देखेंगे अगला 19 नंबर प्रश्न। किस ग्रंथ में पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक राग का वर्णन मिलता है? तो पुरुष, स्त्री, देखिए यहाँ पे बताएं कि सबसे ज्यादा स्त्री रागों की संख्या है, उसके बाद पुरुष राग है और उसके बाद फिर नपुंसक रागों के बारे में बताया गया है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे स्त्री राग की संख्या कितनी? शायद 24 या 23। ठीक है? क्लियर कीजिएगा एक बार मेरे दोस्त, आप लोग 24 है या 23 है? तो 24 या 23 है। पुरुष राग की संख्या कितनी है? 20 बताई गई है और नपुंसक राग की संख्या 13 बताई गई है। ठीक है? तो ये चीज़ आपके ग्रंथ किसमें? तो यही जवाब देना है, किसमें बताया गया है? जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, संगीत मकरंद में नारद ने बताया है। किसने? नारद ने बताया है। ठीक है? कि रागों का जो है राग रागनी वर्गीकरण, तो ये इन्हीं के अंदर में आता है और ये नारद ने बताया है। आगे देखें, 20 नंबर का प्रश्न है कि पहिया घसेट तथा हाथी की चित्कार तान के लिए किन्हें जाना जाता है? तो जवाब क्या होगा? हाथी घसेट, एक तो आपका हाथी घसेट है, दूसरा क्या है? हाथी की चित्कार। तो ये जो तान है, ये जो है इनके नाम से किनको जाना जाता है? तो ये आपके ग्वालियर घराने के ही हैं, ग्वालियर घराने के। वैसे तो आपके यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ग्वालियर घराने के ये भी हैं और हद्दू अस्सू भी हैं। लेकिन आंसर जो बनेगा यहाँ पे निसार हुसैन खां बनेगा। ऑप्शन नंबर ए, इन्हीं को जाना जाता है पहिया घसेट और हाथी के चित्कार के तान के लिए। ठीक है? और ये ग्वालियर घराने से संबंधित है, बड़े गुलाम अली खां पटियाला से। चलिए आगे देखेंगे, 21 नंबर प्रश्न है, प्रातःकालीन राग में मध्यम के किस रूप का प्रयोग किया जाता है? तो प्रातःकालीन राग यानी कि जो मॉर्निंग में जो गाया जाता है, तो उसमें मध्यम जो प्रयोग होते हैं, उस राग में मध्यम का कौन सा रूप जो है प्रयोग होता है? क्या आपको बता दूं, क्या ये बताना है तीव्र वाला या फिर शुद्ध वाला? तो मॉर्निंग काल जो है शांत वातावरण होता है, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मध्यम हम कैसा लगाएंगे? यहाँ पे शुद्ध लगा देंगे। ठीक है? जवाब क्या हो जाएगा? शुद्ध। वहीं अगर इवनिंग टाइम रहता, अगर शाम में पूछता संध्याकालीन संधि प्रकाश राग में, तब आपको जोर देना पड़ता, क्योंकि हल्ला गुल्ला शाम में होता है थोड़ा सा, तो आपको म जो है मध्यम जो है तीव्र वाला लगाना पड़ता। एक कॉन्सेप्ट आपके लिए जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है? चलिए, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 22 नंबर का, परन के कितने प्रकार होते हैं? परन, तो परन के जो प्रचारक हैं ये कौन है भाई? कौन है? तो कुदऊ सिंह है। ठीक है? कौन है? कुदऊ सिंह है। कुदऊ सिंह जो है ये परन के प्रचारक माने जाते हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि परन के कितने प्रकार? तो परन के 4 प्रकार होते हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, परन के 4 प्रकार।
अगर प्रकार पूछते कि भाई कौन-कौन सा, तो एक तो आपका होता है गत के साथ, ठीक है? ठीक है? फिर एक उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर होता है गत, उसके बाद फिर क्या होता है? साथ, उसके बाद क्या होता है? बोल, उसके बाद क्या होता है? तान। तो ये इतने प्रकार के हैं परण के, ठीक है? तो परण आपके हो गए 4 प्रकार के, ठीक है? और परण जो है कुदऊ सिंह ने इसका प्रचार-प्रसार किया था। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि तराने के निरर्थक स्वर, ठीक है? तराने के निरर्थक स्वर को कर्नाटक संगीत में किस नाम से जानते हैं? तो निरर्थक स्वर जैसा कि जानते हैं कि तराना क्या है? तराना निरर्थक जो बोल हैं उस वो उसका क्या है? उसी में समाहित होता है। निरर्थक बोल जो है वही तराना है। ठीक है? स्वरों के निरर्थक बोल को तराना कहते हैं जिसका ना कुछ मतलब पता चले, ना कुछ पता चले। लेकिन दोस्तों एक व्यक्ति ऐसे हैं उस्ताद आमिर खां, ये कहते हैं कि उसका भी कोई मतलब है। लेकिन बताया नहीं उन्होंने कि क्या मतलब है। बस इतना बोलकर छोड़ दिया है कि उसका भी कोई मतलब है। तो भाई मतलब तो बताया नहीं है उन्होंने, तो ऐसा उनका मानना है। ठीक है? तो तराने के निरर्थक स्वर को कर्नाटक संगीत में क्या कहते हैं? चोलुकेट्टू, चिट्टा स्वरम या विसर्जितम? देखिए, विसर्जितम यहाँ हम बात कर लेंगे तो खाली को कहते हैं, खाली। और विसर्जितम 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन सा? पताक विसर्जितम, सपर्णी विसर्जितम और कृष्य विसर्जितम। पताक जिसमें कि हाथों को ऊपर हिलाना, मैंने सब कुछ करवा चुका है दोस्तों, अगर आप पूरा सेशन अगर नहीं देखे हैं, तो चैनल पे जितना भी सेशन पड़ा हुआ है, सब एक बार देख लीजिए। बहुत, बहुत ज़्यादा प्रश्न हम यहाँ पे इतना करवा चुके हैं कि आप लोग का यूँ ही बीपीएससी और सारा एग्ज़ाम जो है, एस्टेट वगैरह सब यूँ ही क्लियर हो जाएगा। जो भी आप देते हैं केवीएस, एनवीएस जो भी देते हैं, आप सभी का जो है एग्ज़ाम जो है यूँ ही क्लियर हो जाएगा, आप सारे सेशन को अगर देख लेते हैं तो। ठीक है? देखिए यहाँ पे जब हम आंसर पे आते हैं तो चोलू केटू होगा या चिट्टा स्वरम होगा, यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चोलू केटू। तो तराने के निरर्थक स्वर को कर्नाटक संगीत में चोलू केट्टू के नाम से जानते हैं और वहाँ जो सरगम होता है ना, सरगम, ठीक है? उसको हिंदुस्तानी संगीत में हम लोग क्या कहते हैं, वो वहाँ का जो चिट्टा स्वरम होता है, हमारे यहाँ सरगम उसको कहा जाता है। ठीक है? ये भी याद रखिएगा। चलिए, आगे देख लें 24 नंबर का प्रश्न क्या है? इनमें से कौन चक्रधार के प्रकार नहीं है? भई चक्रधार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठीक है? तो यहाँ पे कौन-सा पूछ रहा है चक्रधार के प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे क्या है? नहीं वाला पूछ रहा है ना? तो यहाँ तो देखेंगे साधारण चक्रधार भी है, फरमाइशी चक्रधार भी है और कमाली चक्रधार भी। यानी कि सब तो है ही, यहाँ पे नहीं वाला तो कोई नहीं है, इसलिए आंसर बनेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई नंबर। क्योंकि यहाँ हम देखें, अगर पूछता कि कौन-सा प्रकार है, अगर यहाँ पे नहीं ना लगाता, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाता। लेकिन यहाँ पे नहीं लगा है, तो ऐसा कोई नहीं है भाई, यहाँ पे सब है, तीनों 3 प्रकार के हैं। एक पहला प्रकार आपका हो जाता है साधारण चक्रधार, दूसरा आपका फरमाइशी चक्रधार और तीसरा कमाली चक्रधार। ये आपके 3 प्रकार के चक्रधार होते हैं, ठीक है? चलिए, आगे देखेंगे 25 नंबर, इनमें से कौन-सा मार्ग ताल के प्रकार हैं? अगर हम मार्ग ताल की अगर हम बात कर लेंगे, तो मार्ग ताल के प्रकारों की, तो इसमें एक आपका होता है चांचपुट और दूसरा और है, तो एक है आपका चांचत्रपुट। ये आपके मार्ग ताल जो है, इसके कितने प्रकार बताए गए हैं? 2 प्रकार बताए गए हैं। कौन-कौन सा? एक आपका चाचपुट और दूसरा आपका चांचत्रपुट। तो यहाँ पे जो है दोस्तों हम बताएँ आपको कि यहाँ पे चाचपुट और चांचपुट, ये दोनों है किसके प्रकार? तो मार्ग ताल के प्रकार। आंसर क्या बनेगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है? चलिए, आगे देखें 26 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसने सभी श्रुतियों को एक समान माना है? ठीक है, श्रुतियों की संख्या कितनी भई? श्रुतियों की संख्या कितनी है? 22 है। और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 24 श्रुति मानते हैं? अभी हाल-फिलहाल के ही सेट में कल-परसों मैं करवा रहा था, उसमें ही मैंने बताया था कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 24 श्रुति मानते हैं? तो ज़रा आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 24 श्रुति मानने वाले कौन व्यक्ति हैं, किन्होंने 24 जो है श्रुति माना है? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है? वैसे श्रुति जो है 22 होता है, हमारे हिंदुस्तान संगीत पद्धति में। तो यहाँ जो है क्या पूछ रहा है कि किसने सभी श्रुतियों को एक समान, तो एक समान मानने वाले जो व्यक्ति थे ना, ये आपके भातखंडे जी थे। ठीक है? भातखंडे जी। चलिए, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन जल तरंग वादक नहीं है? क्या मिलिंद तुलनाकर या फिर मनीष शर्मा या रामनारायण? उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जवाब पूछ रहा है कि नहीं है, तो कौन नहीं है? जैसा कि आपको बता दें राम नारायण नहीं है। ये क्या बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं। ठीक है? जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर कहता कि वादक हैं, यहाँ पे ये ना रहता, तब ऑप्शन डी होता उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मिलिंद तुलनाकल भी है
और मनीष शर्मा भी हैं। लेकिन यहाँ जो पूछा है कि कौन नहीं है, तो रामनारायण नहीं है और जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न है कि करताल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या चिपली, मांदड़, लफरी, क्या किस नाम से? ज़रा बताइएगा आप लोग किस नाम से जाना जाता है? हमारे साथ-साथ आप लोग भी कमेंट करते चलिए इसमें, तो आप लोग को जो है रिपीट भी होते जाएगा, रिवीजन भी बहुत अच्छे से होते जाएगा और वैलिडिटी भी आपकी माइंड की वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चिपली। करताल को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो चिपली के नाम से जाना जाता है करताल को। क्लियर? ठीक है? मांदल किसको कहते हैं भाई? मांदल ढोल को कहते हैं। ठीक है? मांदल किसको कहते हैं? ढोल को कहते हैं मांदल। क्लियर? चलिए, आगे देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है संगीत राज ग्रंथ के लेखक कौन है? संगीत राज क्या महाराणा कुंभा, जागतिकमल या फिर हृदय नारायण देव? जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जो है संगीत राज ग्रंथ के लेखक आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए महाराणा कुंभा जी। जागतिकमल का कौन सा ग्रंथ है? तो संगीत चूड़ामणि। ठीक है? संगीत एक आपका है चूड़ामणि। ठीक है? संगीत चूड़ामणि जागतिकमल का ग्रंथ है। इसके बारे में भी मैंने कल का सेशन में करवाया है, आप लोग देख लीजिएगा सेशन में। जो इम्पोर्टेंट जो होंगे उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से भी सेशन को देख लीजिएगा। ठीक है? तो देखिए, आपके लिए यहाँ पे देखें हृदय नारायण देव, तो ये क्या है? हृदय कौतुक जो एक ग्रंथ है, हृदय हृदय कौतूहल, हृदय कौतुक, तो ये ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? हृदय नारायण देव। लेकिन यहाँ संगीत राज के महाराणा कुंभा। ठीक है? चलिए, अब देखेंगे यहाँ पे 30वां नंबर प्रश्न है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के गुरु कौन हैं? कौन है? तो भाई एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के गुरु कौन थे? कौन है? तो यहाँ पे बताना है। यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा? क्या नारायण राव व्यास या फिर उस्ताद अमान अली खां या वी.एस. कसालकर? तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा इसका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, जो कि संयुक्त राष्ट्र में जो है ये अपनी कला को दिखा चुके हैं और ये जो है सर्वप्रथम 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 भारत रत्न पाने वाली पहली क्या है? पहली सांगीतिक कलाकार हैं। ठीक है? पहली, जिनको कि 1998 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है 1998 में। ठीक है? ये पहली है, याद रखिएगा एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। तो गुरु कौन है? तो इसके गुरु हो जाएंगे इनके ये नारायण राव व्यास। ठीक है? नारायण राव व्यास जो थे इनके गुरु थे और नारायण राव व्यास का घराना कौन सा हो जाएगा? घराना ये हो जाएंगे ग्वालियर। ठीक है? ग्वालियर घराना इसका हो जाएगा। उस्ताद अमान अली खां ये लता मंगेशकर के गुरु थे, घराना भिंडी बाजार। ठीक है? भिंडी बाजार घराना कहाँ? तो मुंबई। ठीक है? वी.एस. कसालकर इनके गुरु कौन थे? तो पलूस्कर जी इनके गुरु थे। आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक है? तो यहाँ पे जो है मैंने जितने भी प्रश्न करवाए हैं आपको देखने में लगा होगा कि 30 प्रश्न है, लेकिन दोस्तों बहुत अच्छे खासे प्रश्न मैंने यहाँ पे आप लोगों को करवा दिया है। तो चलिए अब आपकी बारी, आप मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। और दोस्तों हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में ऐसे ही और बेहतरीन प्रश्नों के साथ जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे उनके साथ। तो हमें दीजिए इजाजत। तो जय हिंद, जय भारत।